तो आपको पता है स्टूडेंट कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपसे करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है और 3 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य बताइए। ठीक है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। ठीक है, मतलब इसको इस टाइप से भी लिखा जाता है m बराबर समेशन एक्स आई बटे समेशन एन या समेशन एफ या एन। ठीक है, m मतलब मीन बराबर समेशन एक्स। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा स्टूडेंट, नहीं पढ़ी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल लेक्चर हमने स्टैटिस्टिक्स पे बना रखे हैं, वहां पे जाके आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। m बराबर समेशन एक्स आई बटे एन, मतलब समेशन एक्स आई मतलब दिए गए प्रेक्षणों का सम और अपॉन कुल प्रेक्षण। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, तो 7 प्रेक्षणों का जो माध्य है, माध्य देखो, माध्य की जगह 7 रख दो, 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, तो माध्य 10 है बराबर 7 प्रेक्षणों का माध्य। 7 प्रेक्षण मतलब n की जगह 7 आएगा नीचे और समेशन एक्स आई की जगह 7 प्रेक्षणों का सम आएगा, मतलब 7 प्रेक्षण x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट। एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा सा स्पीड से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर तो करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऑप्शन पे टिक करना पड़ता है, ऑप्शन पे गोला करना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी होना। तो ये दिया हुआ है 7 प्रेक्षणों का माध्य क्या है, 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, तो m की जगह 10 रखेंगे, n की जगह 7 प्रेक्षण है ना, और समेशन एक्स आई की जगह सातों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 x7 तक। ठीक है, अब 7 को इधर लेके आएंगे तो x1 प्लस x2 x3 x7 तक का सम कितना हो जाएगा, 10 7 70, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो 7 प्रेक्षणों का सम कितना हो गया, 70, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है वो कि 3 प्रेक्षणों का माध्य 5 है। अब इसी के में 3 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, माध्य अगर 5 है और 3 प्रेक्षण मतलब 7 से आगे x8 प्लस x9 प्लस x10। ठीक है, 3 प्रेक्षणों का सम अब बटे 3, n मतलब 3, कितने प्रेक्षण है, 3 है और उनका माध्य 5 है। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से x8 प्लस x9 प्लस x10 बराबर क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पता होगा आपको, 5 3 15। ठीक है, 15 हो गया, तो कहने का मतलब x1 से लेकर x7 तक का सम तो हो गया 70 और x8 से लेकर x10 तक का सम हो गया 15। अब वो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बताइए सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, सभी 10, सभी 10, 7 प्रेक्षणों का माध्य 7 है और 3 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, तो सभी 10 प्रेक्षणों का सभी का माध्य क्या होगा, तो देखिए माध्य बराबर आपको m बराबर होता है प्रेक्षणों का सम, प्रेक्षणों का सम मतलब x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश कहां तक, x10 तक, सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, और इस अपॉन में क्या आएगा, प्रेक्षणों की कुल संख्या, कितने प्रेक्षण है, सभी 10 प्रेक्षणों का निकालना है तो अपॉन 10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए अब x1 से लेकर x10 तक का सम कितना है, देखिए x1 से लेकर x7 तक का सम तो है 7 यहां तक होगा ना, जैसे माने x7 यहां तक होगा, फिर प्लस x8 से लेकर x10 तक यहां पे होगा, तो x1 से लेकर x7 तक का सम कितना है जी, 70 है। ठीक है, प्लस फिर x8 से लेकर x10 तक का सम कितना है जी, 15 है, और अपॉन में 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 70 और 75 15 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 85 बटे 10 और इससे डिवाइड कर दो तो 8.5 आ गया आपका आंसर। तो सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य 8.5 है, 8.5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और नहीं हो रही तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ये भी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या, देखो क्वेश्चन नंबर 91, यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या 20 है, मतलब
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू आपका 20 दे रखा है, ठीक है। n से डिनोट करते हैं ना हम, जैसे अभी x बार अभी बताया था ना मैंने कि x बार मतलब x बार या m, मीन निकालने को हम x बार भी बोलते हैं m भी बोलते हैं, वो होता है समेशन xi बटे n। तो जो अपॉन में n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन नंबर 91 में दे रखा है 20 और समेशन xi दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे 1000, ठीक है। और समेशन xi का स्क्वायर दे रखा है स्टूडेंट इसमें 84,000, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो बंटन का प्रसरण क्या निकालना है, प्रसरण निकालना है। इसको अंग्रेजी में वेरिएंस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। ये आपको निकालना है, प्रसरण निकालना है, ठीक है। तो अगर यहां पे मीन निकालना होता तो x बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन xi कितना है 1000 है और डिवाइडेड बाई 20 कर दो, तो इससे एक काट दो और दो पंजे 10 और ये 50 आपका आंसर आ जाता है ना, अगर मीन निकालना होता। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, प्रसरण, वेरिएंस स्टूडेंट, इसका भी हम डिटेल लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर और इसका सिग्मा स्क्वायर का इन अंडर रूट निकाल दो तो सिग्मा, इसको बोलते हैं मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल दो तो जो आएगा वो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन कहते हैं। ये मानक विचलन से और प्रसरण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 के आगे लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो अब ये n दे रखा है समय से, ये तीन चीजें दे रखी है, आपको प्रसरण निकालना है, वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट अनग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ग्रुप डाटा के लिए भी वेरिएंस का फॉर्मूला अलग होता है और अनग्रुप डाटा के लिए भी अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको डिटेल में समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं वेरिएंस को, हाँ, इसलिए हम सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट समेशन xi का स्क्वायर बटे n माइनस समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद होना चाहिए। तभी समेशन xi का स्क्वायर बटे n और समेशन xi बटे n का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे केवल xi का स्क्वायर है, यहाँ पे पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, बस इतना है। अब देखिए इज इक्वल टू समेशन xi का स्क्वायर ये दे रखा है 84,000 अपॉन n कितना है 20 है, ठीक है, माइनस समेशन xi कितना है 1000 है, अब बटे n कितना है 20 है, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करो 84 सैकड़ा हजार 8400 को, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 जीरो और लगा दो, ठीक है, कट गया ये, इससे ये कट गया, इतना आया माइनस। अब यहां पे देखेंगे 0 से 0 काटो और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 50 का स्क्वायर आएगा, है ना, ओके। अब ये हो गया आपका 4200 माइनस 50 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 0 का स्क्वायर 00 होता है, ये ध्यान रखना है, इसको एक तरीका है, हाँ, 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 00। जैसे अगर मैं कहूंगा 40 का स्क्वायर बताओ तो 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 00, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है और इसी प्रकार से 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 0 का 0 आया, 0 का 0 आया और 12 में से 5 गए 7 बचा, ठीक है, 12 में से 5 गए 7, हाँ, क्योंकि 2 था ना, एक यहां से ले ली, यहां 3 बचा, 3 में से 2 गए 1, तो 1700 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रसरण आपका क्या आ रहा है 1700 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ओके। इस प्रकार से स्टूडेंट इनको समझना है, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें एक लाइन दे रखी है आपको 3x + 4y + 5 = 0 के लंब तथा बिंदु इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि आपको एक लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको 3x + 4y + 5 = 0। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन
परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल, इन दोनों लाइन के जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन नहीं दे रखी है। इस लाइन की इक्वेशन, L1 लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। और इस लाइन पे एक बिंदु दे रखा है, देखो रेखा दिश के लंब तथा बिंदु 4, -5 से होकर, मान लीजिए कोई बिंदु ये A है, ये जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है L2, वो बिंदु 4, -5 से होकर जा रही है, तो इस लाइन की समीकरण बतानी है, L2 लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब कैसे बताएंगे? देखिए स्टूडेंट, जब भी किसी लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी हो तो उसके लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। कौन सी दो चीज? दो चीज, हाँ, दो चीज की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 स्लोप, नंबर 2 पॉइंट। स्लोप मतलब ढाल, रेखा की ढाल, और बिंदु पॉइंट मतलब बिंदु। तो इस लाइन पे बिंदु तो आपको है, इस लाइन पे एक बिंदु तो है 4, -5, इसको 4 को x1 मान लो और -5 को y1 मान लो, ठीक है। x1 y1 तो दे रखा है, बिंदु तो दे रखा है, ठीक है। अब इसकी ढाल चाहिए, इस लाइन की ढाल चाहिए। अगर इस लाइन की ढाल, स्लोप हमें पता चल गया तो आप इसकी इक्वेशन आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसका भी स्टूडेंट हमने डिटेल लेक्चर अपलोड करे हुए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे नीचे जाके आप देख सकते हैं इसको डिटेल में, अगर स्ट्रेट लाइन को समझना है तो। इसमें इस लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट आपको पता है दे रखा है, और स्लोप निकालना है इसका। अब स्लोप कैसे निकलेगा? देखिए, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और जब किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो उसका स्लोप निकाला जा सकता है। स्लोप, मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा ना m1 बराबर किसी भी लाइन का स्लोप, देखिए किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है m से डिनोट करते हैं इसको, स्लोप इज इक्वल टू होता है, अगर लाइन इस टाइप से दे रखी है और इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है मान लीजिए, और इसका स्लोप निकालना है, तो वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला, याद रखना पड़ेगा भैया। और फिर भी कुछ समझ में आए तो डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। स्लोप जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का निकालना हो तो m बराबर होता है माइनस लगाएंगे आगे, और x का कोफिशिएंट लिखेंगे बटे y का कोफिशिएंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, देखो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो x के आगे क्या है a है, बटे y का कोफिशिएंट क्या है, y के आगे क्या है b है, तो स्लोप हो जाएगा माइनस a अपॉन b, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, m1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 3 बटे y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो -3 बटे 4, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गिवन इक्वेशन तो ये है गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 इसका स्लोप माइनस x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट 3 है, y कोफिशिएंट 4 है, तो m1 बराबर -3 बटे 4 हो गया। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 3 बटे 4, ठीक है। और नाउ अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, चूंकि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, देयरफॉर L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्यों होता है डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देयरफॉर जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है, मतलब m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक है। अच्छा, m1 तो आपको पता है और m2 निकालना है, तो m2 बराबर हो जाएगा -1 अपॉन m1, माइनस m1 अपॉन में चला जाएगा, कोई दिक्कत। हमें m2 निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप हमने m2 मान ली, ठीक है। -1 अपॉन m1 क्या है, m1 ये है -3 बटे 4 है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, और ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, हाँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया 1, और डिवाइड वाले को जब मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 × 1 4 और अपॉन 3,
तो इस लाइन का जो स्लोप आया है स्टूडेंट, ये वाली लाइन का, वो आया है 4/3, 4/3, ठीक है। अब जब स्लोप पता चल गया है और पॉइंट आपको पता है ऑलरेडी, तो देयरफॉर इक्वेशन समीकरण, इस लाइन L2 लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये स्टूडेंट ये भी फॉर्मूला है, ये होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एम्प्लाइज y माइनस y1, देखिए y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, y और x तो फिक्स रहते हैं, x1 और y1 की जगह बिंदु रखा जाता है और m की जगह उसका स्लोप रखा जाता है, बस। y1 क्या है, y1 यहाँ पे देखिए स्टूडेंट -5 है, तो माइनस ऑलरेडी है और -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +5 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, इज इक्वल टू m की जगह 4/3 और ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह पे 4, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां करो तो 3y प्लस 3 पंजे 15 इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 4 चौको 16, ठीक है। और इसको हम आगे कहां पे लिखें, चलो यहीं पे जगह है, ठीक है, जगह है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे लिखते हैं हम इससे आगे एम्प्लाइज, हमें पूरी इक्वेशन चाहिए। हाँ, अब देखिए 4x है ना, ये इन सबको उधर ही ले जाओ, ठीक है। 4x अपनी जगह पे रखो, 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस का 16 ऑलरेडी वहां है, माइनस का 16 और माइनस का 15 माइनस का 31 हो जाएगा और इधर 0 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 31 इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, उसको आप टिक कर सकते हैं, उसको आप गोला कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ओके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको करेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ता है और फिर जब आप समझ जाते हैं तो थोड़ा वहां पे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं। इसका हम यहाँ पे जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी अगर मुझे आपको समझाना ना होता, ठीक है, बहुत इजीली कर सकता था, लेकिन आपको समझाना मेरा उद्देश्य है और जब आप समझ जाएंगे तो स्पीड में आपको करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे तो आपको केवल समझाना है, आपको स्पीड में करना है वहां पे, जिससे कि 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आप कर लें, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, पहले आप समझिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो स्पीड आपकी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों बढ़नी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्पीड तेज भी होनी चाहिए और सही भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गलतियां करते जाओ आप और स्पीड रखो तेज, तो उसका कोई फायदा नहीं है, नहीं ना, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 93, यदि रेखा Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू x² को स्पर्श रेखा है तो इनमें से क्या होगा। हाँ, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि एक सर्किल है, ये मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है और इस सर्किल का ये सेंटर है, ठीक है, सर्किल मतलब वृत्त, ठीक है, और यहां पे एक स्पर्श रेखा, हाँ, खींची गई है और इस स्पर्श रेखा मतलब सर्किल को टच करती हुई जा रही है। हाँ, तो इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन है Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन ये है जो इसको स्पर्श टच कर रही है, ठीक है। और सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। देखिए स्टूडेंट, जब x² प्लस y² इक्वल टू a² टाइप पे कोई भी इक्वेशन हो तो a जो होता है, जो a का स्क्वायर वो रेडियस होता है, वो क्या होता है, यहां से इसको जहां पे टच कर रही वहां से सेंटर को मिला दो, ये सेंटर है और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस होती है, तो वो a हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। जो ये अगर r² होता तो रेडियस r होती है, अगर p² होता तो रेडियस p होती है, अगर t² होता तो रेडियस t होती, ठीक है। x² प्लस y² एज इट इज रहेगा। वैसे सर्किल की जनरल इक्वेशन ये होगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ठीक है। और जब h और k 0 होते हैं तो मतलब सेंटर, जो सेंटर है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके 0,0 होंगे। h और k की जगह 0 रखो तो x² प्लस y² आएगा कि नहीं, है ना।
एच और के की जगह 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किल का सेंटर है वो ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है, जहां पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब ये होता है, क्योंकि एच और के 0 है इसलिए ये बना है। ठीक है, तो सेंटर ओरिजिन पे है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, और आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, तो मतलब ए इसका रेडियस है। ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है और त्रिज्या इसकी ए है। ठीक है, और ये सर्किल, इस सर्किल पे ये लाइन टच हो रही है यहां पे पी पॉइंट पे। ठीक है, तो आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए ऑलरेडी तो पता है, लेकिन कंडीशन पैदा करनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, कंडीशन कैसे पैदा होगी, देखिए ओपी, ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस ए तो पता ही है वैसे आपको, लेकिन क्या है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, चलिए यहां पे बताता हूं। कोई पॉइंट अगर आपका x1, y1 है, ठीक है, और उस पॉइंट से कोई नीचे एक लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन है, और इस लाइन पे पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ए से बी तक, हाँ ए से बी तक निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ 90 डिग्री, हाँ ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा, टच करते हुए लाइन ओरिजिन से डालते तो परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, तो पॉइंट ए से इस लाइन पे डाली गए लंब की लंबाई बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लंबाई बताओ, मतलब ए बी क्या होगी। तो स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, कुछ नहीं करना है, कि ए बी बराबर होता है एक्स और वाई की जगह इस पॉइंट को रख दो, और एज इट इज रखो, सारा पूरा एज इट इज रखो, एक्स और वाई की जगह x1 y1 रख दो बस, जो ऊपर पॉइंट है। ठीक है, तो x और y की जगह तो a x1 प्लस b y1 प्लस c, बस इतना रखना है, और इसको मॉड के अंदर बंद कर देना, जो भी है ना, अपॉन इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, हाँ इतना, इसमें केवल ये पूरा एज इट इज लिखना है, x और y की जगह ये पॉइंट लिखना है बस, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, बस ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब मैं यहां पे बताऊंगा आपको, बताइए कि ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो ओपी क्या होगी बताइए, चलो यहां पे लिखते हैं, हाँ ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस ओपी बराबर क्या होगी, तो एज इट इज इस इक्वेशन को लिख दो, केवल एक्स और वाई की जगह इस कोऑर्डिनेट को लिखो, जैसे यहां पे लिखो, तो एक्स और वाई की जगह 0 0 आएगा बस, तो एल एक्स की जगह 0 प्लस एम वाई की जगह 0, क्योंकि x1 y1 की जगह यहाँ 0,0 है ना, यहां से इस पे लाइन ड्रॉ किया, प्लस एन। ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर किसके है, यहां से यहां तक डिस्टेंस त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, और वो ए है, तो ये ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये 0 तो कुल मिला के ऊपर तो हुआ n अपॉन अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और बराबर a। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले जाओ तो n बराबर हो जाएगा a इंटू अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखो कंडीशन है कि नहीं, यहाँ पे देखिए कंडीशन है, यहाँ पे एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, मतलब आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, तो अगर ये आपको ये पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, तो सारा काम हो जाएगा, अगर ये नहीं पता तो नहीं होगा। ठीक, तो ये डिटेल में अगर इसको समझना है तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन का डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, करते रहो बस मजे से, देखिए मजे में करते रहो, हाँ सीरियस मत लो, जिंदगी को सीरियस मत लो, मजे में करते रहो, प्रेशर मत लो अपने ऊपर, प्रेशर मत लो, प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक है।